अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास वेलकम टीचर रिलेटेड एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज बच्चों हमारा सेकंड लेक्चर है। उम्मीद है कि आप सारे बच्चे जो हो ना फर्स्ट लेक्चर सुन चुके हो और फर्स्ट चैप्टर में आने वाले जितने भी आपके मसाइल हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप ज़रूर सारे बच्चे जो है अपने वॉइस मैसेज की सूरत के अंदर अपने इनबॉक्स के अंदर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसके अंदर अपना मैसेज सेंड करो। तो आपकी जो भी मसाइल है आपकी स्टडी के हवाले से इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दिया जाएगा। अच्छा बच्चों, टॉपिक की तरफ आते हैं। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का लेक्चर था हमारा। उसमें हमने काफी डिटेल के अंदर इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। उस इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कोई भी लिक्विड जो है, स्पेशली वाटर को हमने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया है, वो अपनी स्टेट चेंज करता है। कपड़ों की मिसाल आपको दी थी कि जब हम अपने घरों में कपड़ों को वॉश करते हैं तो सुखाने के लिए उसको धूप में फैला देते हैं, और कुछ ऐसा बात क्या होता है, सनलाइट जो है जब उन कपड़ों के ऊपर पड़ती है, धूप के अंदर वो जितना भी कपड़ों के अंदर मॉइस्चर है, जितना भी लिक्विड है, वो सारा वेपर बनके उड़ जाता है। ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में कोई भी लिक्विड जो है वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को हमने इस तरह से डिफाइन किया था, अ प्रोसेस in which a liquid changes into its gaseous form, जिसमें कोई भी लिक्विड अपनी गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए, उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं और उसी बात को आज की बात के साथ मर्ज करके आज हमारा जो टॉपिक है, दिस इज वेपर प्रेशर। आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं व्हाट इज इवेपोरेशन। हमने कल कुछ इस तरह से डायग्राम बनाई थी कि अगर आपके पास कोई सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर लिक्विड है, कोई भी, जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज वाटर, पानी है, और आप देखते हैं कि वाटर का जो लेवल है, अगर आप उसको धूप में रखें या छांव में रखें तो दर्जा ब दर्जा कुछ मिनट्स के बाद, कुछ घंटों के बाद उसका लेवल कम होता है। उसकी वजह ये होती है कि कोई भी बीकर के अंदर जो पानी होता है, किसी सिलेंडर के अंदर जो पानी होता है, वो अपनी लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा होता है, उसकी इवेपोरेशन हो रही होती है कुछ इस तरह से। ये वाटर का लेवल है और ये सारे के सारे जो डॉट्स लगा रहा हूं मैं, ये डॉट्स जो करते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स को, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को। अब ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब की एनर्जी एक जैसी नहीं है। लिक्विड के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती। इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा है, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से कम है। और हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 1 में ये डिस्कस किया था कि वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एवरेज से ज्यादा होती है, वो लिक्विड की सरफेस को लीव करके गैसियस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं, लाइक दिस, इस तरह से। ये वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा थी। मॉलिक्यूल है हाई काइनेटिक एनर्जी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है वो मॉलिक्यूल्स जो हैं इवेपोरेट कर जाते हैं, उनकी इवेपोरेशन होती है। अगर हम इस सरफेस को क्लोज कर दें, अगर हम इस बीकर को ऊपर से सरफेस से क्लोज कर दें, तो ये तस्वीर कुछ यूं बन जाएगी। अब क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल इसकी सरफेस से लेफ्ट करके जा रहे हैं, इसकी सरफेस को लीव करके ऊपर जा रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकते। अगर हम इस सिस्टम को क्लोज कर दें, अगर हम इस सिस्टम को क्लोज कर दें इस तरह से, तो सिस्टम के क्लोज करने से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर सरफेस पे आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। यहां पर गैसियस फॉर्म जो है, जहां पर जो वेपर्स हैं वो इसकी सरफेस के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे,
स्टेट है, दिस इज इट्स लिक्विड फॉर्म। और हम जानते हैं किसी भी लिक्विड स्टेट का अपनी गैसियस फॉर्म में चले जाना, अपने वेपर्स की फॉर्म में चले जाना, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। अगर तो सरफेस ऊपर से ओपन है, अगर सरफेस ऊपर से ओपन है तो ये सारे के सारे जो वेपर्स हैं ये इसकी सरफेस को लीव करके एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाएंगे। अगर हम सरफेस को ऊपर से क्लोज कर दें, ये सरफेस को ऊपर से क्लोज कर दें, तो ये सारे वेपर्स हैं ऊपर फ्री स्पेस में आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और उस वक्त तक इकट्ठे होते रहेंगे, उस वक्त तक ऊपर इकट्ठे होते रहेंगे जब तक वो सारी की सारी स्पेस फिल नहीं हो जाती। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब सारे के सारे जो ऊपर स्पेस है, जो खाली जगह थी, इस बॉटल के लेवल और इस बीकर की दीवार के दरमियान वो सारी की सारी फिल हो जाएगी। जब ये सारी की सारी स्पेस फिल हो जाएगी, तो जैसे ही नीचे से एक वेपर की और इवेपोरेशन हुई, जैसे नीचे एक लिक्विड के मॉलिक्यूल की इवेपोरेशन हुई और वो वेपर में गया, तो ऊपर तो चूंकि सारी स्पेस फिल हो चुकी है, ऊपर तो मॉलिक्यूल्स के आने के लिए जगह ही नहीं है। अगर तो जबरदस्ती एक मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर गया तो मजबूरी में, चूंकि ऊपर स्पेस खत्म हो चुकी थी, एक मॉलिक्यूल वापस रीकैच हो जाएगा और वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। आई रिपीट, ऊपर चूंकि स्पेस फिल हो चुकी है, उस स्पेस के फिल हो जाने से अगर एक भी लिक्विड का वेपर ऊपर गया तो ऊपर से एक वेपर को वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नीचे आना पड़ेगा। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में वेपर्स वापस लिक्विड की सूरत में चेंज हो रहे, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा जितने मॉलिक्यूल, इवेपोरेशन का प्रोसेस को स्टॉप किया नहीं जा सकता। इवेपोरेशन हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, इट कैन नेवर बी स्टॉप्ड। इसे आप रोक नहीं सकते, हाँ आप इसे स्लो डाउन जरूर कर सकते हैं। जब हम देखेंगे कि लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर्स में चेंज हो रहे हैं और ऊपर स्पेस के फिल हो जाने से वही सारे के सारे वेपर्स वापस निचली अपनी ओरिजिनल लिक्विड स्टेट में आना शुरू हो गए हैं। ये जो स्टेट है, ये जो हालत है, जिस स्टेट में रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये जो स्टेट आ जाएगी जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, इस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये जो स्टेट है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, या इसे हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक का मतलब होता है हरकत करता हुआ। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक मतलब हरकत करता हुआ। क्योंकि ये रिएक्शन रुका हुआ नहीं है, ये रिएक्शन रुका हुआ नहीं है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपनी वेपर्स फॉर्म में जा रहे हैं और जो वेपर्स हैं वो वापस अपनी लिक्विड फॉर्म में वापस आ रहे हैं, कैच होते जा रहे हैं। इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के इक्वल हो चुका है। इस स्टेट को बोल देंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इस स्टेट में जो वेपर्स सिलेंडर की दीवारों पे प्रेशर लगाएंगे, दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात को, व्हाट इज वेपर प्रेशर? बच्चों एक सिंपल सा सेंटेंस है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, जो प्रेशर वेपर्स लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मैं यहां पर सेंटेंस लिखने लगा हूं, प्रेशर exerted by the vapors in state of equilibrium
प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी इस बात का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है, सिस्टम को हम क्लोज कर देते हैं, जितना लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है उतना ही वेपर्स वापस लिक्विड में चेंज हो जाता है। इस स्टेट में जो वेपर्स सिलेंडर की दीवारों पे प्रेशर लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट में बच्चों सवाल आता है, अभी आपको समझ आ गई होगी व्हाट इज वेपर प्रेशर। नेक्स्ट में सवाल आता है कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर से वेपर प्रेशर जो है उसमें रफ्तार में, उस प्रेशर की मिकदार में इजाफा हो सकता है या कमी हो सकती है। तो जिस तरह हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है, इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है, इसकी रेट पे, इसकी रफ्तार पे कुछ फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं। वैसे ही कुछ फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर की रेट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। हमारा नेक्स्ट में जो सवाल है, राइट डाउन द फैक्टर्स। वो कौन से फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज टेंपरेचर। हम जानते हैं कि जब हम किसी भी चीज को हीट करते हैं, टेंपरेचर देते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो उस लिक्विड के, उस सॉलिड के या उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट में इजाफा हो जाता है, उनकी रफ्तार में तेजी आ जाती है। ज्यादा रफ्तार से, ज्यादा स्पीडी मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अगर हम किसी भी लिक्विड को गर्म करेंगे, जैसे आप घर के अंदर पानी को गर्म करते हैं, आप सिंपल किसी भी लिक्विड को गर्म करेंगे, तो जो हीट हम देते हैं लिक्विड को, वाटर को, तो टेंपरेचर के मिलने से, हीट के मिलने से जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं या किसी भी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने से उनके आपस के जो कोलिजन्स हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा जब वो सिलेंडर की दीवारों को स्ट्राइक करेंगे, जाके बीकर की दीवारों से जाके स्ट्राइक करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अगर हम टेंपरेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाता है। मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ पहला फैक्टर दैट इज टेंपरेचर। टेंपरेचर का हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। टेंपरेचर यानी हीट के ट्रांसफर होने से, एनर्जी के ट्रांसफर होने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे ही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के चांसेस, मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने के चांसेस वो बढ़ जाएंगे। कोलिजन रेट इंक्रीज, मॉलिक्यूल्स के टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स के जब कोलिजन के रेट बढ़ेंगे और वो कोलिजन जो है जब वॉल ऑफ सिलेंडर पे होगा, वॉल ऑफ बीकर, जब वो मॉलिक्यूल्स हैं वॉल ऑफ बीकर की दीवारों से टकराएंगे, इट विल एक्सर्ट मोर प्रेशर, वो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। हम ये कह सकते हैं वेपर प्रेशर जो है किसी भी लिक्विड का वो भी इंक्रीज कर जाएगा। मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है आपकी आसानी के लिए। अपनी बात को मैंने फ्लो चार्ट से बयान करने की कोशिश की है। टेंपरेचर प्रोवाइड द हीट टू लिक्विड मॉलिक्यूल। टेंपरेचर के प्रोवाइड करने से मॉलिक्यूल्स को हीट मिलती है, हीट से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और उनके जो कोलिजन के चांसेस हैं मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने से, सिलेंडर की दीवारों से टकराने से, वो मॉलिक्यूल्स की रेट बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। और जितनी ज्यादा स्ट्रांगली वो वॉल ऑफ द बीकर से अटैक करेंगे, जाके स्ट्राइक करेंगे, उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेंपरेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। टेंपरेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। किसी भी लिक्विड का जो टेंपरेचर कम है उसका वेपर प्रेशर कम होगा, टेंपरेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा।
दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, IMF। IMF स्टैंड फॉर, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, दो हमारे पास डिफरेंट लिक्विड हैं, एक मैं अल्कोहल लिखता हूं और दूसरा हम वाटर लिखते हैं। मेरे पास दो लिक्विड्स हैं, एक लिक्विड में अल्कोहल है और दूसरा जो बीकर है उस बीकर के अंदर हमने वाटर दिया हुआ है। एक में अल्कोहल है, दूसरे में वाटर है, दोनों का सेम वॉल्यूम, इक्वल बराबर मिकदार है और दोनों का जो सरफेस एरिया है, दोनों का टेम्परेचर जो है वो दोनों सारे पैरामीटर सेम है। जस्ट वी हैव टू डिफरेंट लिक्विड्स, हमारे पास दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं, अल्कोहल एंड वाटर। हम जानते हैं अल्कोहल और वाटर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आए हैं, अल्कोहल जो है इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वीक है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं अल्कोहल में, दीज आर वीक। अल्कोहल की फोर्सेस वीक हैं, वाटर जो है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं। तो बच्चों जब तक वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर कैसे लगाएंगे? किसी भी वेपर प्रेशर के लिए जरूरी है कि पहले वेपर्स बने। अल्कोहल के वेपर इजीली बनते हैं, बड़ी आसानी से बन जाते हैं, जबकि वाटर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो चूंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं उनके वेपर्स जल्दी नहीं बनते। अगर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, मोर वेपर्स आर फॉर्म, ज्यादा वेपर्स बनेंगे, मोर वेपर ज्यादा बनेंगे। वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, लेस वेपर्स की तादाद कम होगी। अल्कोहल में वेपर्स की तादाद ज्यादा होगी, वाटर के अंदर वेपर्स की तादाद कम होगी क्योंकि फोर्स स्ट्रॉन्ग है। जितने कम वेपर्स होंगे प्रेशर भी उतना कम लगाएंगे, एवरेज प्रेशर उतना ही कम लगाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं अगर तो वो स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर कम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। टेम्परेचर का हमने लिखा है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। टेम्परेचर वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी उतने कम वेपर बनेंगे, उतने ही वेपर कम बनेंगे। तीसरी बात है बच्चों नेचर ऑफ लिक्विड। तीसरा जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ लिक्विड्स हैं पोलर होते हैं, कुछ लिक्विड्स नॉन पोलर होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास लिक्विड्स हैं। मैं यहाँ पर दो लिक्विड्स का जिक्र करता हूँ। एक लिक्विड है पोलर, दूसरा है नॉन पोलर। हमारे पास दो टाइप्स के लिक्विड हैं, पोलर और नॉन पोलर। जो पोलर लिक्विड्स होते हैं इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। नॉन पोलर लिक्विड्स हैं इनके दरमियान वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। नॉन पोलर लिक्विड की एग्जांपल है ईथर। ईथर कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नॉन पोलर लिक्विड्स हैं इनकी एग्जांपल ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। पोलर लिक्विड्स की कई एग्जांपल्स हैं, जैसा कि पोलर लिक्विड्स हैं दे मे बी वाटर, ये वाटर है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोलर लिक्विड है। पोलर लिक्विड की मैंने बोला कि जो फोर्सेस होती हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ज्यादा ताकतवर होती हैं। और पोलर के जो लिक्विड्स हैं उनकी चूंकि फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो उनके वेपर्स कम बनेंगे। हम पॉइंट पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड्स की दो टाइप्स की नेचर है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और नेचर ऑफ लिक्विड। लेकिन ये दो अलग-अलग हेडिंग्स में लिखेंगे। नेचर ऑफ द लिक्विड में लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड, दे मे बी पोलर, दे मे बी नॉन पोलर।
polar liquids are extrovert HCl, they have a strong forces. polar liquids के अंदर जो forces हैं strong IMF, इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है। अगर इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है तो इनके वेपर्स कम बनेंगे, लेस वेपर्स, इनके वेपर्स कम बनेंगे। अगर हम नॉन पोलर की बात करेंगे, इनकी जो फोर्सेस हैं दे आर वीक, दे हैव अ वीक आईएमएफ, इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं। अगर इनकी फोर्सेस वीक हैं तो इनके मोर वेपर्स, इनके वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे और इनका प्रेशर भी ज्यादा होगा। तीन फैक्टर्स हैं बच्चों, देयर आर थ्री फैक्टर्स दैट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नेचर ऑफ द लिक्विड। यहां पर बच्चों एक बात याद रखने वाली है, एक फैक्टर ऐसा है जो वेपर प्रेशर पर असरअंदाज नहीं होता, दिस इज सरफेस एरिया। आप लोगों ने कल जो टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने इवेपोरेशन का टॉपिक डिस्कस किया था। इवेपोरेशन के टॉपिक में हमने देखा था कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट चांसेस, मॉलिक्यूल्स की जो कह लेंगे अपनी सरफेस को लीव कर जाने के चांसेस जो है उतने ही ज्यादा होते हैं। सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगी, इवेपोरेशन की रफ्तार में इजाफा होगा। लेकिन याद रखिए कि सरफेस एरिया के बढ़ जाने से वेपर प्रेशर पे कोई असर नहीं पड़ता। वेपर प्रेशर उस वक्त कंसीडर किया जाता है जब हम रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों को इक्वल फर्ज कर देते हैं। जब दोनों प्रोसेस एक दूसरे की इक्वल आ जाते हैं उस वक्त वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है। वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। मैं यहां पर लिख देता हूं एक नोट, ये मैं एक नोट लिख रहा हूं। नोट क्या है? वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। वेपर प्रेशर जो है सरफेस एरिया पर डिपेंडेंट नहीं है। वेपरेशन का प्रोसेस सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। वेपरेशन का प्रोसेस हमने कल पढ़ा था, प्लेट के अंदर वेपरेशन के चांसेस ज्यादा हैं एक कप की निस्बत। कप के अंदर प्लेट की वेपरेशन कम होती है, प्लेट के अंदर कप के अंदर लिक्विड के वेपर्स कम बनते हैं, किसी प्लेट के अंदर लिक्विड के वेपर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं बनने के। लेकिन सरफेस एरिया पे वेपर प्रेशर का कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि वेपर प्रेशर उस वक्त कंसीडर होता है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल हो जाते हैं। अगर आप यही वाला काम किसी बोतल के अंदर कर रहे हैं या यही वाला काम किसी प्लेट के अंदर कर रहे हैं तो उनके सरफेस एरिया को चेंज करने से हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन का जो टाइम है ये तो लेट होगा, लेकिन कभी भी वेपर प्रेशर जो है उस पे असर नहीं पड़ता। आज बच्चों हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है, इट मे बी अ पार्ट ऑफ योर लॉन्ग क्वेश्चन। ये हो सकता है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट बने। कल का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दोनों क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 1 का सवाल इस तरह से आ सकता था, define evaporation and explain the factors affecting on rate of evaporation। evaporation की तारीफ करें और वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो evaporation की रफ्तार को कंट्रोल करते हैं। आज का हमारा सवाल क्या है? आज का हमारा सवाल जो है वो है define vapor pressure। vapor pressure क्या होता है and the factors affecting on the rate of vapor pressure, और वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर की रफ्तार को कंट्रोल करते हैं। तो 2 मिनट के अंदर हम सारा टॉपिक जो है वो समराइज करते हैं। व्हाट इज वेपर प्रेशर? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्टेट में वेपर्स जो प्रेशर लगाते हैं उन्हें हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये इक्विलिब्रियम क्या है? हम जानते हैं कि किसी भी लिक्विड का वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाना इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, और किसी भी वेपर का वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म, अपनी लिक्विड
लिक्विड स्टेट में आ जाना, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन हमेशा तब होती है जब हमारे पास कोई सिस्टम क्लोज होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिक्विड है जो कि एक सिलेंडर के अंदर, एक कंटेनर के अंदर, एक बीकर के अंदर बंद है और हमने सरफेस को ऊपर से क्लोज कर दिया। स्टार्ट में इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होंगे, इसे इवेपोरेशन कहेंगे। जब ये सारी स्पेस फिल हो जाएगी ऊपर से, एक वक्त ऐसा आएगा जब किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ऊपर स्पेस नहीं बचेगी तो अगेन जो गैस के, जो वेपर्स की मॉलिक्यूल है वो लिक्विड स्टेट में आना शुरू हो जाएंगे। ये जो प्रोसेस है जिसमें वेपर्स वापस लिक्विड में आ जाए, इसे हम बोल देंगे कंडेंसेशन। एक वक्त ऐसा आएगा जब जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल स्पेस के फिल हो जाने से वापस कैच हो रहे हैं। ये प्रोसेस जो है इवेपोरेशन का कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोल देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस स्टेट में जो वेपर्स प्रेशर लगाते हैं उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर की रफ्तार के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं जो असरअंदाज होते हैं: टेंपरेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और नेचर ऑफ द लिक्विड। टेंपरेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर की रफ्तार में इजाफा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वेपर प्रेशर का आपस में इनवर्स ताल्लुक है, उलट है। फोर्स स्ट्रांग होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। नेचर ऑफ द लिक्विड में दो बातें डिस्कस हैं। पोलर लिक्विड्स हैं उनके वेपर प्रेशर कम होते हैं, नॉन पोलर जैसा कि ईथर, कार्बन, टेट्राक्लोराइड के वेपर्स ज्यादा होते हैं। तो आज का टॉपिक बच्चों यहां पे खत्म होता है। उम्मीद है कि आप सारे बच्चे जो है इसको ग्रैस्प कर लेंगे। मजीद इस टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी तरह का मसला है, तो आप जो है उसको अपना व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का बना दिया गया, उसके ऊपर जो है आप इसको अपना वॉइस मैसेज की सूरत में अपना पैगाम भेजें। तो आपको इस टॉपिक से हवाले से जो भी आपके मसाइल हैं, इसके अलावा वैसे अगर कम्युनिकेशन के हवाले से कोई मसाइल है तो वो सारे वहाँ पे जरूर डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।